ये बसें जापानी कंपनी की पेट्रोल पर चलने वाली एवं बहुत पुरानी हैं। बस के भीतर बैठने के लिए बेंच टूटे हुए होते हैं और खिड़की के कांच भी नहीं होते। इस स्थिति में हमारी तिब्बत की यात्रा शुरू होती है। भारतीय परिक्षेत्र के लिपुलेख पास तक हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य में तथा तिब्बत के परिक्षेत्र के हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ हिमालय हरे भरे वृक्षों एवं हरियाली से सुशोभित है। उसके तन बदन पर कल कल कुल कुल करते बहने वाले अनेक झरने हैं। स्थान स्थान पर गर्जना करते हुए चट्टानों पर से नीचे कूदने वाले प्रपात हैं। असीम जल संपत्ति को अपनी कोख में जतन कर रखने वाला तथा अनेक हिमनदियों की क्रीड़ा स्थली हमारा हिमालय है। सुंदर प्रकृति का वरदान मिला हुआ हमारा हिमालय है। इसके विपरीत तिब्बत परिक्षेत्र का हिमालय मात्र रेगिस्तान है। रूखे सूखे झंखाड़, दूर दूर तक फैले विस्तीर्ण पठार ही यहां दिखाई देते हैं। आंख सेकने के लिए भी यहां हरियाली दिखाई नहीं देती। इसी कारण इसे ठंडा रेगिस्तान अर्थात कोल्ड डेजर्ट ऐसा कहते हैं। लिपुलेख पास से तकलाकोट का 31 किलोमीटर का फासला तय करने में ड्राइवर को 1 घंटा लगता है, क्योंकि उसे फासला कच्चे रास्ते से एवं नदी नालों में से पार करना पड़ता है। नाभी ढांग से चीन के परिक्षेत्र के लिपुलेख पास की तलहटी में थमी बस तक आने में हमें 16,130 कदम चलना पड़ता है, अर्थात हम कुल 11.29 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन ये यात्रा 13,000 फीट की ऊंचाई से आरंभ होती है। हम 4,700 फीट चढ़ते जाकर 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख पास पहुंच जाते हैं और वहां से फिर 4,200 फीट नीचे उतरकर तकलाकोट आ जाते हैं। तकलाकोट ये तिब्बत का एक गांव है। समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई 13,500 फीट है। ध्यान रहे, तकलाकोट आने पर हमें अपनी घड़ी को 2 घंटे आगे करना पड़ता है। तकलाकोट चीन व्याप्त तिब्बत का एक गांव है। यहाँ का ये पुराना गेस्ट हाउस है। यात्रियों के ठहरने का प्रबंध यहाँ किया जाता है। प्रथम हम यात्रियों को इस गेस्ट हाउस के बड़े हॉल में ले जाते हैं। फिर सबको चाय पिलाई जाती है। पारंपरिक पद्धति से सबका स्वागत किया जाता है। उसके बाद चीनी कस्टम अफसर सभी यात्रियों के पासपोर्ट एवं सामान की जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद 3 पलंगों वाला कमरा यात्रियों को दिया जाता है। यहाँ रहने आदि का प्रबंध अच्छा होता है। साधारणतया 1 एकड़ क्षेत्र में ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। पूर्व दिशा में यह है रसोई घर। पत्थर के कोयले पर यहाँ खाना पकाया जा रहा है। रसोई घर से सटकर भोजन कक्ष है। यात्रियों को भारतीय समय के अनुसार शाम के 5 बजे ही भोजन दिया जाता है। इतनी जल्द भोजन करने की हमें आदत नहीं होती। यात्रियों को भोजन में चावल, चाइनीज सूप, बंद डिब्बे का अनानास, भूंजी हुई मूंगफली, उबाला हुआ या तला हुआ आलू दिया जाता है। पहले दिन भोजन उसकी नवीनता के कारण अच्छा लगता है, पर बाद में उसकी घिन आने लगती है। अतः भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती। उत्तर एवं दक्षिण में निवास के कमरे और पश्चिम में बड़ा प्रवेश द्वार और ऑफिस। इसके बाद की पूरी यात्रा बहुत ही ऊंचे भूप्रदेश की है। ऊंचे प्रदेश के कारण यहाँ ठंड ज्यादा होती है। हवा विरल बनती जाती है और हवा में ऑक्सीजन का प्रमाण घटा हुआ होता है। यहाँ सांस लेने में काफी कष्ट होते हैं और अधिक थकान महसूस होती है। इस तकलीफ का अनुभव रात के समय अधिक होता है। यहाँ की सख्त ठंड से बचने के लिए एक तो कमरे के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। एक एक कमरे में 3-3 यात्रियों के सोने का प्रबंध होता है और सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अतः सबको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। 12वां दिन, विश्राम का दिन, चालान के लेन देन का दिन। आज तकलाकोट में विश्राम का दिन होता है। चीन के परिक्षेत्र में
हमें 8-9 दिन रहना पड़ता है। उसके मुआवजे के रूप में चीन सरकार के पास हर यात्री को $500 जमा करने पड़ते हैं, सो आज जमा करने पड़ते हैं। साथ ही हम अपने साथ जो $150 ले आते हैं उसका चीनी चालान में युआन्स में बैंक में परिवर्तन करवा लेना पड़ता है। गेस्ट हाउस के समीप ही बैंक है। थोड़ा आगे बढ़ने पर डाकखाना है, वहां से फोन करने की सुविधा है, पर यह फोन अंतर्राष्ट्रीय फोन के रूप में प्रयुक्त होता है। तकलाकोट में 2 मार्केट हैं, एक चीनी मार्केट और दूसरा भारतीय मार्केट। चीनी कारीगरी की वस्तुएं यहाँ बहुत सस्ते में मिलती हैं। गौरीकुंड एवं मानसरोवर का पानी भर लेने के लिए प्लास्टिक के कैन हम यहीं खरीद सकते हैं। शाम के समय यात्रियों के 2 गुट बनाए जाते हैं, एक गुट कैलाश की परिक्रमा के लिए जाने वाला और दूसरा मानसरोवर की परिक्रमा के लिए जाने वाला होता है। 2 गुट बनाए जाने का मुख्य कारण ये है कि इस परिक्रमा के मार्ग पर जो निवास स्थान है वहाँ एक समय में 30-45 यात्रियों के रहने खाने की सुविधा नहीं होती। पुरंग गेस्ट हाउस में भी जनरेटर द्वारा ही बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रात के समय सिर्फ 2 घंटे ही यहाँ बिजली दी जाती है। दूसरे दिन की यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले कैलाश और मानस की परिक्रमा के लिए आवश्यक सामान लेकर बाकी सारा सामान रखने के लिए एक कमरा दिया जाता है। 13वां दिन कैलाश मानसरोवर के दर्शन। हमें बस से तकलाकोट से 125 किलोमीटर दूर स्थित तारचिन जाना होता है। 4-5 घंटे की ये पूरी यात्रा रेगिस्तान से, वीरान प्रदेश से एवं कच्चे रास्ते से करनी पड़ती है, अतः इस यात्रा में सभी ऊब जाते हैं। बस यात्रा मार्ग में राक्षसताल के पास रुकती है। राक्षसताल विशाल आकार का है, ऐसा लगता है सभी ओर से काट तराश कर ये विस्तीर्ण तालाब बनाया गया है। तालाब का वो चित्ताकर्षक रूप देखकर ऐसा लगता है मानो तालाब की गिर्द की सुनहरे रंग की मिट्टी एवं पत्थरों में पच्चीकारी कर बीचों बीच नीलमणि जड़ी हो। प्रकृति द्वारा निर्मित राक्षसताल के इस अलौकिक एवं अद्भुत सौंदर्य को देख देख कर आंखों में समा लेने को जी ललचाता है। राक्षसताल मानसरोवर के पश्चिम में 8 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन कहीं कहीं वो मानस के नजदीक पड़ता है। राक्षसताल का कुल क्षेत्रफल 224 चौरस किलोमीटर है। इस ताल के बारे में हिंदू पुराणों में अनेक किंवदंतियां उपलब्ध हैं। इस तालाब का संबंध सीधा रावण के साथ जोड़ा गया है। इस तालाब के बारे में कहीं भी अच्छा लिखा हुआ नहीं मिलता। यही कारण है कि राक्षस तालाब के पानी को ना कोई स्पर्श करता है, ना कोई उसकी पूजा अर्चा करता है। प्रकृति द्वारा निर्मित इस खूबसूरत तालाब को देखने के बाद उसकी अपवित्रता का विचार भी मन में नहीं आता, ना उस बात का विश्वास होता है। इसी को प्रकृति का शापित आभूषण कहते हैं। कहीं कहीं से तो राक्षस ताल मानसरोवर से भी अधिक सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से कैलाश के दर्शन भी अच्छी तरह होते हैं। दिसंबर में इस तालाब का पानी जम जाता है और मई महीने में पिघलता है। राक्षस ताल की परिक्रमा करनी हो तो 75 मील चलना पड़ता है, पर उसकी परिक्रमा कोई नहीं करता। मानस सरोवर का जो ज्यादा पानी होता है वो गंगा छुनाले में जा मिलता है। गंगा छुनाला राक्षस ताल में जा मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानसरोवर और राक्षस ताल ये दोनों जुड़वा तालाब हैं। मानसरोवर राक्षस ताल से 50-60 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए मानसरोवर में जो पानी ज्यादा होता है वो राक्षस ताल में जा मिलता है। उसी प्रकार कैलाश पर्वत की दक्षिण दिशा की बर्फ का पिघला हुआ पानी भी राक्षस ताल में ही आ मिलता है। राक्षस ताल में ज्यादा हुआ पानी जो ताल के बाहर आकर बहने लगता है वही सतलज नदी का उद्गम स्थान है। इसके बाद हम मानसरोवर के किनारे पर स्थित जैदी पर रुकते हैं। यहीं पर प्रथम मानसरोवर के दर्शन होते हैं। यहीं पर दल 2 भागों में बंटता है। एक दल कैलाश परिक्रमा करने के लिए तारचिन की ओर और दूसरा दल मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए
होरे की ओर रवाना होता है। तारचेन में यात्रियों के रहने का प्रबंध गिंडिशी गेस्ट हाउस में किया जाता है। समुद्र की सतह से तारचेन 15,500 फीट की ऊंचाई पर है। दक्षिणाभिमुख कैलाश के प्रथम दर्शन यहीं से होते हैं। यहाँ से अगले 8 दिन के लिए भोजन आदि का प्रबंध यात्रियों को ही करना पड़ता है। अतः कुछ यात्री धारचूला से ही अपने साथ रसोइये को ले आते हैं। 14वां दिन, कैलाश परिक्रमा का पहला दिन। कैलाश परिक्रमा की प्रत्यक्ष शुरुआत तारचेन से होती है। हमें 5 किलोमीटर तक अर्थात यम द्वार तक बस से छोड़ा जाता है। भारतीय यात्री इसे यम द्वार कहते हैं। हवा अगर साफ सुथरी हो तो यहाँ से पश्चिम कैलाश के ऐसे दर्शन होते हैं। ये है पश्चिम कैलाश के अलग अलग रूप। उसके बाद 12 किलोमीटर चलते जाना पड़ता है और 17 किलोमीटर की इस यात्रा में हम 700 फीट की ऊंचाई चढ़ जाते हैं। विरल वायुमंडल के क्षेत्र में हम आ गए होते हैं, इसलिए भले ही हम एक स्थान पर खड़े हों तब भी हाँफते रहते हैं। 12 किलोमीटर चलने के लिए इस वातावरण में 50 किलोमीटर चलने के कष्ट महसूस होते हैं। ये है पश्चिम कैलाश। हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मियों के लिए अत्यंत पवित्र लगने वाला श्री कैलाश चीन व्याप्त तिब्बत में है। तिब्बत के पठार को दुनिया का छप्पर कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 4.5 लाख चौरस मील है। यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। उसमें से 1 लाख लोग तिब्बत की राजधानी लहासा शहर में रहते हैं। बची हुई आबादी का अधिकतम हिस्सा दक्षिण भाग में नेपाल की सीमा के पास रहता है। हिंदुओं को अत्यंत पवित्र लगने वाला श्री कैलाश तिब्बतियों, बौद्धों एवं जैनियों को भी उतना ही पवित्र लगता है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। 22,028 फीट पर स्थित ये शिखर कैलाश शिखर की कतारों में सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते समय हम डोलमा पास स्थान पर समुद्र की सतह से अधिक 19,500 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं और वहां से फिर 16,200 फीट तक नीचे की ओर आते हैं। ये पर्वत 81 अंश पूर्व अक्षांश और 31 अंश उत्तर रेखांश पर स्थित है। भारत के अल्मोड़ा गांव से कैलाश पर्वत 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा से उसकी दूरी 1300 किलोमीटर है। कैलाश के दर्शन पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से होते हैं। परिक्रमा करते समय प्रथम होने वाले दर्शन पश्चिम दर्शन, उसके पश्चात डेरापुक से होने वाले दर्शन उत्तर दर्शन। कैलाश के पूरब में डोलमा पास है। ये 19,500 फीट की ऊंचाई पर है और इस यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर है। इसी कारण इस ओर से कैलाश के दर्शन नहीं हो सकते। तारचेन कैंप से दक्षिण कैलाश के दर्शन होते हैं। कैलाश का आकार तिकोने शंकु जैसा है। कैलाश के इस विशिष्ट आकार के कारण कैलाश लिंग स्वरूप पर्वत है, ऐसा हिंदुओं को लगता है। हिंदू, बौद्ध, तिब्बत के बौनपो वंश के लोग तथा जैन धर्म के लोगों की दृष्टि से कैलाश अत्यंत पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। उत्तर की ओर से सिंधु नदी का उगम होता है। कैलाश के पश्चिम में लाचू नदी का उद्गम होता है।
बहते बहते लाचू नदी खोजरनाथ में नेपाल की भूमि के हुमला प्रदेश से प्रवेश करती है। इसी कारण उसे हुमला कर्णाली ऐसा कहते हैं। नेपाल की बड़ी नदियों में से हुमला एक है। आगे चलकर भारत की भूमि में प्रवेश कर वो काली गंगा में जा मिलती है। कैलाश के दक्षिण दिशा में राक्षस ताल के वायव्य की ओर से सतलज नदी का उद्गम होता है। कुछ समय तक ये नदी तिब्बत में बहती है। बाद में हिमालय के पर्वत श्रेणियों को पार कर मार्ग निकालते निकालते हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते बढ़ते पंजाब राजस्थान पार कर वो पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। तांगचू नदी का जन्म कैलाश की पूर्व दिशा में होता है। यह लगभग 1000 किलोमीटर लंबे तिब्बत के समूचे पठार से बहते जाने वाली नदी ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। यह ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में से भारत में प्रवेश करती है। आसाम से बहते बहते ये बांग्लादेश में प्रवेश कर अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दक्षिणी एशिया के पठार से बहने वाली इन चारों महत्वपूर्ण नदियों का हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार से ही उद्गम होता है। जो यात्री अपने को चलने में असमर्थ पाते हैं, उनके लिए याक का प्रबंध किया जाता है। अली टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी का गाइड हमारे साथ तारचेन आया होता है। निकलने से एक दिन पहले उसे बताना पड़ता है कि किस किस को याक की आवश्यकता है। फिर वह गाइड उसके अनुसार याक का प्रबंध करता है। ये याक वाले समय पर कभी नहीं आते। उनकी प्रतीक्षा कर हम चलना आरंभ करते हैं। चलते चलते हम डेरापुक के करीब पहुंच जाते हैं। तब हमें याक का समूह दिखाई देता है। इस प्रकार पहले दिन की यात्रा बिना याक के पूरी हो जाती है। भारतीय क्षेत्र के घोड़े वालों और यहाँ के याक वालों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। घोड़े वाले जहाँ यात्रियों की सेवा सुविधा के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं, वहीं याक वाले यात्रियों को अधिक से अधिक कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। एक आध बार कोई यात्री अगर याक से गिर पड़ता है तो ये निर्मम याक वाले गिरे हुए यात्री की सहायता करने की बजाय आनंद से हंसते रहते हैं। डोलमा पास की ऊंचाई पर 19,500 फीट पर घोड़े चल नहीं सकते, अतः याक के बिना चारा नहीं होता। कैलाश परिक्रमा का पहला विश्राम स्थान है डेरापुक। ये समुद्र की सतह से 16,200 फीट की ऊंचाई पर है। तारचेन से डेरापुक तक आने के लिए कुल 18,750 कदम चलना पड़ता है। यह यात्रा कुल 7 घंटे की है। इसके बाद के किसी भी मुकाम में बिजली के प्रकाश की सुविधा नहीं है, जनरेटर द्वारा भी नहीं, इसलिए मोमबत्तियों का उपयोग करना पड़ता है। डेरापुक से उत्तराभिमुख कैलाश के अति सुंदर अपूर्व दर्शन होते हैं। यह है उत्तर कैलाश की कुछ झांकियां। सुबह का कैलाश, सुनहला कैलाश, दोपहर का तेजपुंज कैलाश, सूर्यास्त कालीन कैलाश, पंद्रहवां दिन डोलमा पास, गौरीकुंड, झोंगजेरबू। कैलाश परिक्रमा का आज का हमारा दूसरा दिन है। आज हमें इस यात्रा के सबसे ऊंचा पड़ाव चढ़कर डोलमा पास पर 19,500 फीट पर जाना है और फिर वहीं पूरी चढ़ान उतरकर मुकाम के लिए झोंगजेरबू में आना है। ये कुल फासला है 22 किलोमीटर का। डेरापुक की समुद्र सतह से ऊंचाई 16,200 फीट है। डोलमा की ऊंचाई 19,500 फीट है, यानी हम 3,300 फीट चढ़ते जाते हैं, फिर 3,000 फीट नीचे उतरकर झोंगजेरबू में 16,500 फीट पर आ जाते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध लोग भगवान को दाहिनी ओर रखकर परिक्रमा करते हैं, पर मूल तिब्बती वंश के लोग, जिनको बोनपा कहते हैं, इसकी ठीक उल्टी परिक्रमा करते हैं।
ऐसे कई तिब्बती हमें यात्रा के मार्ग में मिले। उनमें कुछ स्त्रियां भी थीं जो अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर चल रही थीं। यह है तिब्बती याक, पर यह भी डोलमा पास की चढ़ान पर थक जाता है। देखिए बेचारा कैसे हाँफ रहा है। सर्द प्रदेश के जानवर का अगर ये हाल है तो फिर हमारी तो बात ही क्या है। समुद्र की सतह से इतनी ऊंचाई पर घोड़े चल नहीं सकते, इसी कारण यहाँ याक का उपयोग किया जाता है। इस यात्रा का सर्वाधिक ऊंचा स्थान है डोलमा पास। बौद्ध धर्मियों की दृष्टि से भी ये स्थान अत्यंत महत्व रखता है। यहाँ की एक प्रचंड शिला के गिर्द ये लोग 3 बार परिक्रमा करते हैं और इस स्थान पर वस्त्र की पताकाएं चिपकाते हैं। डोलमा पास के पास अनेक रस्सियां बांधी हुई दिखती हैं। उन रस्सियों में रंग बिरंगे कपड़े की बनाई हुई पताकाएं भी लगाई हुई दिखाई देती हैं। हिंदू यात्री इसी स्थान पर भगवान शंकर की पूजा एवं हवन करते हैं। इस स्थान से कैलाश के दर्शन नहीं होते। डोलमा पास के बाद थोड़ा नीचे उतर जाने पर मीठे एवं शुद्ध पानी का तालाब गौरीकुंड है। गौरीकुंड कैलाश के पूर्व में है। भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान का यही शुद्ध एवं मीठे पानी का कुंड है। कहा जाता है कि पार्वती माता इस कुंड में स्नान करती है। अपने पानी की कैन और प्रत्येक कैन के 5 युवांश याक वाले को देने पर वो गौरी कुंड का पवित्र जल कैन में भरकर हमें ला देता है। डोलमा चढ़कर हम इतना थक जाते हैं कि पानी भर लाने के लिए गौरी कुंड में नीचे उतरने फिर चढ़ने की किसी यात्री में शक्ति ही नहीं होती। वो साहस कोई ना करे तो ही अच्छा। गौरीकुंड के बाद हमें लगभग 3000 फीट नीचे उतरना होता है। मार्ग में कुछ समय बर्फ पर से भी चलना पड़ता है। पर्वत से नीचे उतरते समय ना रास्ता दिखता है ना कोई निशान। दूर नीचे तंबू जैसा एक होटल दिखाई देता है। उसी को दिशा दर्शक पत्थर मानकर नीचे उतरना पड़ता है। ये उतरन ऐसी खतरनाक है कि यहाँ या तो पैर फिसलने का या पैर में मोच आने का संभव होता है। पर्वत उतरकर नीचे आने पर हमें झोंगचू नदी के किनारे किनारे चलना होता है। तब हमें अनेक झरने नाले पार करने पड़ते हैं। जमीन गीली होने के कारण तेज चलना भी मुमकिन नहीं होता। झोंगझरबू पहुंचने में हमें लगभग 10 घंटे लगते हैं। डेरापुक से झोंगझरबू का फासला 22.25 किलोमीटर का है। यह फासला पूरा करने के लिए हमें 27,500 कदम चलना पड़ता है। ये है जोंगझेरबू का गेस्ट हाउस। कहने मात्र को ये गेस्ट हाउस है। मिट्टी की 4 दीवारें खड़ी कर उन पर धातु की लंबी चौकोर चादर बिछा दी है। नीचे मिट्टी की जमीन। इधर बारिश शुरू हुई, उधर छत से पानी चूना शुरू हुआ। फिर कमरे में बैठना भी दुश्वार होता है। सोने की सोचना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ बारिश होती है, सो भी बर्फ की। सोलहवां दिन, झोंगझरबू से तारचेन और अष्टपाद दर्शन। आज हमें झोंगझरबू से तारचेन जाना है। यह फासला 12 किलोमीटर का है। पहले 2 दिन की तुलना में आज का यात्रा मार्ग बहुत ही आसान है। यह है याक। जंगली भैंसे जैसे दिखने वाले इस हट्टे कट्टे जानवर के शरीर पर अधिक बाल होते हैं।
हम गाय को जैसे कामधेनु समझते हैं, उसी तरह तिब्बत के लोग याक को कामधेनु समझते हैं, क्योंकि याक से उन्हें दूध मिलता है और दूध से अन्य दुग्धजन्य चीजें, सामान ढोने के लिए भी याक का उपयोग करते हैं। उससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। याक के मरने पर उसके चमड़े से उपयोग की विविध वस्तुएं बनाते हैं। एक याक के मांस पर एक परिवार 5-6 महीने तक गुजारा कर सकता है। इस तरह याक, ये प्राणी जीते जी और मरने के बाद भी तिब्बती लोगों की असीम सहायता करता है। यही कारण है कि तिब्बती लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर मरे हुए याक का सींगों वाला मुंड लगाकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, संकेत आदि विविध रूप हमें इस यात्रा में दिखाई देते हैं। यात्रा के मार्ग में दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा करने वाले तिब्बती हमने देखे। तिब्बती इसे कोरा कहते हैं। जो परिक्रमा चलते हुए हम 3 दिन में पूरी करते हैं, उसे पूर्ण करने में तिब्बती यात्रियों को दंडवत प्रणाम की पद्धति से 1 महीना लगता है। ये तथ्य हमें एक तिब्बती यात्री ने ही बताया है। जोंगजेरबू से तारचेन का फासला 12.30 किलोमीटर का है। यह फासला पार करने के लिए हमें 19,250 कदम चलना पड़ता है। जोंगजेरबू समुद्र की सतह से 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। 1,000 कदम नीचे उतरकर 15,500 फीट पर की ऊंचाई पर स्थित तारचेन पहुंचने में 3-4 घंटे लगते हैं। कल के या परसों की यात्रा मार्ग की तुलना में यह यात्रा मार्ग अधिक आसान है। जैन धर्मियों की दृष्टि से भी कैलाश का उतना ही महत्व है जितना हिंदुओं की दृष्टि से है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान कैलाश की तलहटी तक आने पर कैलाश के दक्षिण का एक पर्वत मात्र 8 कदमों में चढ़कर ऊपर गए। आज भी जैन धर्मी उस पर्वत को अष्टापद या अष्टपाद कहते हैं और आज भी श्रद्धापूर्वक उसके सामने नतमस्तक होते हैं। जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ ऋषभदेव को गंभीर तपश्चर्या के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। माना जाता है कि उन्हें मात्र 7 कदमों में महानिर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ऋषभदेव द्वारा उठाए गए ये 7 कदम यानी जैन धर्म के अलग अलग 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं, ऐसा माना जाता है। ये हैं वही 7 तत्व: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 कदमों के बाद का अष्टपाद, यह स्थान जैन धर्मियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान कैलाश की दक्षिण तलहटी में है। जैन धर्मी यात्री तारचेन आने पर संभवतः अष्टापद या अष्टापदी जाकर दर्शन लेते हैं। कैलाश पर्वत के दक्षिण में और तारचेन के उत्तर में 17,500 फीट की ऊंचाई पर ग्यांगटा गुफा है। कैलाश की तलहटी के तारचेन पहुंचने पर बौद्ध एवं जैन धर्म के यात्री आज भी श्रद्धा भाव से ग्यांगटा गुफा में जाते हैं। जैन धर्मियों के मतानुसार ये गुफाएं जैनियों के प्रथम तीर्थंकर
ऋषभदेव के पुत्र भरत द्वारा बनाए गए जिनालय हैं। आजकल उस गुफा में भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। वहां बौद्ध धर्मगुरु लामा मिलारेपा की भी मूर्ति है। ये है मंदिर का भीतरी भाग। और ये है इस मंदिर का पुजारी। पुजारी को 5 युहांस देने पर उसने मंदिर के दरवाजे खोलकर सारा मंदिर दिखाया और वीडियो शूटिंग करने की भी इजाजत दे दी। अगर अष्टपाद दर्शन के लिए जाना हो तो झोंगझरबू से तारचन आने पर थोड़ा खा पी लेने पर तुरंत निकलना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में अष्टपाद ले जाने की जिम्मेदारी अली टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी पर नहीं सौंपी है, इसलिए तारचन पर एक आध स्थानीय गाइड लेकर अष्टपाद जाना पड़ता है। अष्टपाद जा आने के लिए 6-7 घंटे लगते हैं। तारचन से अष्टपाद 7 किलोमीटर पर है। 7 किलोमीटर का यह फासला पूर्ण करने के लिए हमें 2000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाना पड़ता है। तारचन से 10,200 कदम चलते जाने पर हमें अष्टपाद के दर्शन होते हैं। रात 10 बजे यहाँ अंधेरा होने लगता है, अतः हम दोपहर 2 बजे तारचन से चलें तो अष्टपाद के दर्शन कर रात 9 बजे तक लौट आ सकते हैं। अष्टपाद से कैलाश के जितने सुंदर दर्शन होते हैं, उतने सुंदर दर्शन अन्य कहीं से भी नहीं होते। अष्टपाद से दर्शन करते समय हम और कैलाश आमने सामने होते हैं। हम और कैलाश के बीच कोई रुकावट नहीं होती। यहाँ से दिखाई देने वाला दक्षिण कैलाश पूरा बर्फ से ढका होता है। यही कारण है कि वह अधिक सुंदर दिखाई देता है। कैलाश पर्वत से मानसरोवर 40 किलोमीटर दूरी पर है। फिर भी अष्टपाद की तलहटी से राक्षस ताल और मानसरोवर दोनों दिखाई देते हैं। ये दोनों तालाब जुड़वा हैं, अतः वे 2 आंखों जैसे हैं। उन दोनों के बीच नाक के आकार का एक पर्वत है। यही पर्वत उन 2 तालाबों को अलग अलग करता है। अष्टपाद से लौटते समय पहाड़ पर से नीचे तारचन दिखाई देता है। तारचन में यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ होती है। इसी कारण अनेकानेक व्यापारी सौदा बेचने के लिए यहाँ आते हैं। वे व्यापारी जिस खेमे में रहते हैं वहीं अपनी दुकान लगाते और सामान बेचते हैं। सत्रहवां दिन कैलाश से मानसरोवर की ओर। तारचन से होरे जाने के लिए हमें बस से जाना होता है। ये यात्रा 40 किलोमीटर की है, फिर भी बस से 2 घंटे लगते हैं। यह है होरे का गेस्ट हाउस। यहां के कमरों में यात्रियों के ठहरने का प्रबंध किया जाता है। गेस्ट हाउस के चालक का एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहां यात्रियों के उपयोग की जैसे कोका कोला, मिनरल वाटर की बोतलें, बियर की टिन्स, मोमबत्ती, दिया सलाई आदि वस्तुएं मिलती है। यहाँ बिजली का प्रबंध नहीं है, इसलिए मोमबत्तियों का उपयोग करना पड़ता है। होरे के आसपास रहने वाले घोड़े वाले शाम के समय वहां आते हैं। वहां घोड़े वाले अधिक और यात्री कम, ऐसी स्थिति है। इसलिए घोड़े वाले जिस यात्री को घोड़े की आवश्यकता होती है उनकी एक सूची बनाते हैं। उसके बाद लॉटरी पद्धति से घोड़ों का वितरण किया जाता है। जिस यात्री को जिसका घोड़ा मिला हो वे आपस में परिचय कर लेते हैं। यहाँ प्रदूषण विरहित वायुमंडल होता है।
अतः सूर्यास्त के समय आकाश में दिखाई देने वाली विविध रंगों की झांकी देखकर मन झूम उठता है। हमारे यहाँ ऐसा दृश्य दुर्लभ होता है। समुद्र की सतह से 14,000 फीट की ऊंचाई के स्थान से दिखाई देने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त चित्ताकर्षक होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल जल्द उठकर चलने की तैयारी करनी पड़ती है, इसीलिए रात के समय जल्द सोना पड़ता है। 18वां दिन मानसरोवर परिक्रमा का पहला दिन। होरे से चुग्गू की यात्रा समूची यात्रा में चलते हुए की जाने वाली सबसे लंबी यात्रा है। ये यात्रा शुरू होती है मानसरोवर की परिक्रमा से। होरे से निकलने के लगभग 2 से 3 घंटे तक हम मानसरोवर के किनारे आ जाते हैं। होरे से मानसरोवर तक का मार्ग वालुकामय एवं बौनी घास का मार्ग है। इस मार्ग में जहां तहां बड़ी संख्या में सफेद चूहे घूमते दिखाई देते हैं। पग पग पर उनके बिल हैं। परिणामतः सारी जमीन भुरभुरी बनी हुई है। इसी कारण यात्री इस मार्ग पर इच्छित गति से चल नहीं सकते। इस मार्ग में अनेक झरने, नाले, पानी की धाराएं, नदियां आदि हैं। मानस की चारों दिशाओं में बर्फीले पर्वत हैं। सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलती है और वो पानी झरनों एवं नालों में बहने लगता है। ये बर्फ का पिघला हुआ पानी बहुत ही ठंडा होता है। नालों झरनों को पार करते समय इसका ध्यान रखना पड़ता है कि अपने बूट सॉक्स न भीगे, क्योंकि गीले बूट और सॉक्स पहनकर अगर हम चलते रहें तो चमड़ी छिल जाने का संभव होता है। जो नाले झरने छोटे होते हैं वे चलते हुए पार करें तो कोई आपत्ति नहीं, पर अगर नाले झरने बड़े हों, उनमें ज्यादा पानी हो तो उन्हें घोड़ों पर सवार होकर ही पार करना उचित होगा। यहाँ के घोड़े वाले कैलाश पर्वत की परिक्रमा के याक वालों की अपेक्षा अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। साधारणतया 4-5 घंटे चलने के बाद ट्रंगचू नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी का पाट खूब चौड़ा है और वो खूब गहरी भी है। अगर हम घोड़े पर सवार होकर नदी को पार करते होते हैं तो पानी घोड़े के मुंह को छूता है। ऐसी स्थिति में हमें उस नदी को पार करना होता है। इस नदी को हमें दोपहर 11 बजने के पहले पार करना चाहिए, नहीं तो उसके बाद सूरज की गर्मी से पिघली बर्फ के पानी का जोर बढ़ता ही जाता है और फिर पिघले हुए बर्फ के पानी की तेज धारा में नदी पार करना मुश्किल हो जाता है। ट्रंगचू नदी पार करने के बाद सभी घोड़े वाले भोजन करने के लिए रुक जाते हैं। अब हम कैलाश पर्वत के ठीक सामने होते हैं। ऊपर कैलाश और नीचे मानस, दोनों के दर्शन से मन प्रमुदित हो जाता है। सभी घोड़े वाले वहां घंटे 2 घंटे का विश्राम करते हैं। कुल 39,564 कदम चलने के बाद लगभग 12 घंटे के बाद एवं 27.69 किलोमीटर चलने के बाद हम चुग्गू पहुंच जाते हैं। अब हम समुद्र की सतह से साधारणतः 14,000 फीट की ऊंचाई पर मानसरोवर के किनारे किनारे रेत, कंकड़ एवं पत्थरों से भरे मार्ग से यात्रा करते होते हैं। रेत में से चलने के कारण इच्छित गति से हम आगे बढ़ नहीं सकते। एक तो सूरज की प्रखर किरणें शरीर को जलाती रहती हैं और पीठ पीछे से चलने वाली सर्द हवा से सारा शरीर ठिठुरने लगता है। कितना भी पानी पिएं, प्यास नहीं बुझती। समूची यात्रा का आज का दिन बहुत ही कठिन और क्लेशदायी दिन कहा जाएगा। ये है चुग्गू कैंप। ये कैंप मानसरोवर के दक्षिण में किनारे पर है। जिस कैंप में हम ठहरते हैं वहां की खिड़की से हमें मानस के दर्शन होते हैं। एक कमरे में 5-7 पलंग रखे होते हैं। कमरों में बिजली नहीं होती। कैंप के नजदीक एक गुफा अर्थात बौद्ध मठ है। 19वां दिन मानस परिक्रमा का अंतिम दिन। आज हम चुग्गू से जैदी की ओर चलते हैं। यहाँ पानी पर विहार एवं मौज मस्ती करने वाले पंछी बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं।
मानस का पूरा परिसर सुंदरता एवं कुदरत के करिश्मे से मन मोह लेता है। इस समय हम समुद्र की सतह से 15,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। चलते समय सामने से कड़ी धूप की चोट और पीठ पर सर्द हवा के कोड़ों की मार सहनी पड़ती है। प्यास से जी अकुलाता है। कितना भी पानी पियो, प्यास नहीं बुझती। ऐसी अजीब हालत में चलना तो चालू रहता ही है। परिक्रमा का आज का आखिरी दिन होता है। सफलतापूर्वक यात्रा समाप्त करने की खुशी मन में समाती नहीं। शायद इसी कारण चलते समय थकान महसूस नहीं होती। कल की तुलना में आज मार्ग में नाले झरने कम है। मार्ग में बाईं ओर एक गुफा दिखाई देती है। उसके बाद हमें गुरला मांधाता पर्वत के नजदीक से दर्शन होते हैं। समुद्र की सतह से ये पर्वत 25,355 फीट की ऊंचाई पर है। यह यात्रा मानस के किनारे किनारे चलने की है, अतः यहाँ गाइड की आवश्यकता नहीं होती। जुग्गू से ज़्यादी तक आने के लिए हमें 27,829 कदम चलने पड़ते हैं। 20 किलोमीटर का ये फासला पूरा करने में 7 घंटे लगते हैं। 2000 ईस्वी से मानसरोवर की परिक्रमा के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 20वां दिन मानसरोवर के सन्निध। तिब्बत के पठार पर शोभायमान यह मानसरोवर समुद्र की सतह से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। भौगोलिक दृष्टि से मानव को ज्ञात ये पहला सरोवर है, ऐसा माना जाता है। कैलाश की आग्नेय दिशा में 30 किलोमीटर दूरी पर मानसरोवर है। मानस की दक्षिण दिशा में गुरला मांधाता पर्वत है। मानस की पश्चिम दिशा में राक्षसताल है और पूर्व दिशा में छोटे पर्वतों की कतार है। होरे से जैदी तक हम पैदल चलकर परिक्रमा कर सकते हैं। जैदी से होरे तक परिक्रमा के मार्ग पर दलदल एवं घास होने के कारण पैदल चलते जाना मुमकिन नहीं। कैलाश के गिर्द घूमते हुए जिस तरह हम उसकी परिक्रमा करते हैं, वैसी मानसरोवर के गिर्द घूमकर परिक्रमा करना मुमकिन नहीं। मानसरोवर का कुल क्षेत्रफल 325 चौरस किलोमीटर है। उसकी गहराई लगभग 300 फीट है और घेरा 110 किलोमीटर है। मानसरोवर विशाल है। उसके रंग बार बार बदलते रहते हैं, मन को लुभाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आकाश के रंग बदलते हैं, वैसे शीशे जैसे मानस के साफ जल में उसका प्रतिबिंब पड़ने से मानस के रंग बदलते हैं। सूर्य उगते समय मानस के पानी का रंग दोपहर के समय सूर्य जब माथे पर होता है तब नहीं होता, कुछ और ही होता है, और सूर्यास्त के समय तो कुछ और ही होता है।
सफेद बादलों से घिरा हुआ मानसरोवर, बादलों के न होने पर दिखने वाला मानसरोवर और नीले आकाश के पार्श्व में दिखाई देने वाला मानसरोवर भिन्न भिन्न होता है। मानसरोवर के उत्तर में है कैलाश, उसके इर्द गिर्द बर्फ से ढके अन्य पर्वत, और दक्षिण में खड़ा महाकाय गुरला मांधाता पर्वत। इन सब की बर्फ पिघलकर बना हुआ पानी 12 महीने मानसरोवर में आता रहता है। यही कारण है कि मानसरोवर 12 महीने पानी से लबालब भरा रहता है। आज का दिन जैदी में विश्राम करने का दिन है। आज का दिन यात्रियों का मानसरोवर में स्नान करने का दिन है। लगभग सभी यात्री मानसरोवर में उतरकर श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं। एक तो कड़ाके की ठंड, पानी का तापमान 0 डिग्री के आसपास का। ऐसे बर्फीले ठंडे पानी में यात्री अधिक समय ठहर नहीं सकते। शरीर सुन्न पड़ने लगता है। इसी कारण डुबकी लगाकर यात्री पानी से झट बाहर आ जाते हैं। मानस का पानी स्फटिक जैसा साफ है। इतना साफ निर्मल पानी अन्य किसी भी तालाब में दिखाई नहीं देता। पानी की तह में पड़े छोटे बड़े गोल पत्थर भी साफ दिखाई देते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो ये सरोवर समुद्र की सतह से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके इर्द गिर्द ना वृक्ष हैं, ना लता बेली, ना उनके पत्ते, ना कूड़ा करकट, और इसके आसपास मनुष्य बस्ती भी नहीं है। इसी से यहाँ का पानी इतना साफ एवं निर्मल है। मानस के स्नान के बाद पूजा अर्चा, होम हवन आदि की इजाजत होती है। यहीं से कैलाश को बेलपत्री आदि अर्पण करने की प्रथा है। सभी यात्री मानस का पवित्र जल कैन में भर लेते हैं और मानस के तट पर पड़े छोटे छोटे पत्थर भी श्रद्धा भाव से चुनकर अपने साथ ले जाते हैं। 21वां दिन चिंतन वापसी यात्रा का। जैदी से बस द्वारा हमें लगभग 100 किलोमीटर दूर तकलाकोट जाना है। हम में से जिस दल को कैलाश दर्शन के लिए ले गया होता है, उस दल को तारचेन से बस द्वारा जैदी में हमारे पास पहुंचाया जाता है। लगभग 7 दिन के बाद हमारे सहयात्री हम में आ मिलते हैं। थोड़ी बहुत गपशप होती है और कुशल समाचार पूछे जाते हैं। अब यहीं से वापसी की यात्रा शुरू होती है। तकलाकोट से 5-6 किलोमीटर इस पार बस रुक जाती है। यहाँ सिख जनरल जोरावर सिंह की समाधि है। जोरावर सिंह जम्मू के राजा गुलाब सिंह की सेना के जनरल थे। उन्होंने लेह और लद्दाख जीतकर राजा गुलाब सिंह को सुपुर्द किए थे। तिब्बत का ये सारा भूभाग भी उन्होंने ही जीता था। वो बहुत ही शूर थे। लड़ाई में वो इसी स्थान पर मारे गए, इसलिए उनकी समाधि यहां बनवाई गई है। 22वां दिन खोजरनाथ मंदिर की ओर। आज का दिन तकलाकोट में विश्राम का दिन होता है। तकलाकोट से 25 किलोमीटर दूर खोजरनाथ में भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी का मंदिर है। यह मंदिर दिखाने के लिए यात्रियों को बस से ले जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि मंदिर में तिब्बती भाषा में 24 घंटे रामायण का पाठ किया जाता है। खोजरनाथ से लौटने पर सभी यात्री भोजन कर बस से बाजार जाते हैं और मनचाही खरीद फरोख्त का आनंद उठाते हैं। 23वां दिन वापस अपनी मातृभूमि में। आज भारत की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू होती है। तिब्बत के समयानुसार सुबह 5 बजे और भारत की घड़ी के अनुसार रात 3 बजे हम तकलाकोट से विदा लेते हैं। अपनी वापसी की यात्रा बस द्वारा शुरू होती है। लिपुलेख की तलहटी में घोड़े वाले हमारी प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते हैं। वे हमारे सामान के साथ हमें
लिपुलेक पास पहुंच जाते हैं। भारतीय समय के अनुसार सवेरे 7 बजे हम लिपुलेक पास पहुंच जाते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान फिर एक नई बैच साथ लिए हमारे स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। यहां पर नई पुरानी बैचों का अदल बदल होता है। हम वापस लौटने वाले यात्री नाबिडांग की दिशा में चलने लगते हैं। यह है लिपुलेक पास का परिसर। यहां सभी यात्रियों को अपना सामान इकट्ठा रखना पड़ता है। सरकार द्वारा नियुक्त ठेकेदार वह सामान नीचे ढोले जाने का प्रबंध करता है। नाबिडांग से लिपुलेक पास आते समय हमने रात के समय यात्रा की होती है। पहाड़ की चढ़ाई का एहसास अपने पांवों को हुआ होता है, पर प्रत्यक्ष आंखों से वह चढ़ाव हमने देखा नहीं होता। लिपुलेक पास से नीचे उतरते समय अब दिन का समय होता है। इसी से प्रत्यक्ष देखने पर उस भयंकर चढ़ाव की कल्पना आती है। तिब्बत में प्रवेश करते समय इस सुंदर प्रदेश की फोटोग्राफी हम कर नहीं पाए थे, पर अब भारत लौटते समय फोटोग्राफी करने की इच्छा हम पूरी कर सकते हैं। नाबिडांग में हमारे भोजन की व्यवस्था की जाती है। लगभग 10 दिन के बाद हमें वहाँ गर्मा गर्म भारतीय भोजन का मजा चखने को मिलता है। चीन की ओर जाते समय हमारा रखा हुआ ज्यादा सामान यहीं पर हमें वापस दिया जाता है। कैमरे के रोल और वीडियो कैसेट्स भी हमें लौटाए जाते हैं। भोजन करने के बाद हम मुकाम करने के लिए काला पानी आ जाते हैं। यात्रा से लौटते समय एक दिन में हम 2 कैंप नीचे उतर आते हैं। 24वां दिन काला पानी से गुंजी की ओर। हम काला पानी से गुंजी की ओर लौटते हैं। काला पानी से गुंजी तक आने के लिए हमें 12,999 कदम चलना पड़ता है। यह फासला 9.9 किलोमीटर का है और इसे पार करने के लिए 2 घंटे लगते हैं। 25वां दिन गुंजी से बुधी की ओर। आज हम गुंजी से बुधी की ओर लौटते हैं। गुंजी से बुधी का फासला 20.15 किलोमीटर है। यह फासला तय करने के लिए 28,799 कदम चलना पड़ता है। इस वापसी यात्रा के लिए 6 घंटे लगते हैं। गर्ब्यांग से छियालिक तक का लगभग 3 किलोमीटर का मार्ग सफेद मिट्टी का, गीला और फिसलन भरा है। साथ ही ये पूरा मार्ग ही चढ़ाव का है। उसके बाद का छियालिक से बुधी तक का पूरा मार्ग उतार का, ढाल का है। ढाल के मार्ग पर चलना खतरे से खाली नहीं होता। या तो पांव फिसलने का डर होता है या पांव में मोच आने का। इसी मार्ग पर कैलाश की ओर जाने वाली एक बैच से हमारी भेंट होती है। ये 5वां क्रॉसिंग होता है। ओम नमः शिवाय। वेलकम। छब्बीसवां दिन आखिरी कैंप पर गाला की ओर। आज हम बुधी से गाला की ओर चलते हैं। बुधी से गाला का फासला 24.43 किलोमीटर का है। उसे पार करने के लिए 34,900 कदम चलना पड़ता है। इस यात्रा के लिए 8 घंटे लगते हैं। बुधी से मालपा का मार्ग उतरन का है, पर अनेक स्थानों पर या तो झरने नाले पार करने पड़ते हैं या ऊपर से नीचे की ओर कूदने वाले जलप्रपात के नीचे से जाते हुए भीगना पड़ता है। मालपा से आगे लखीमपुर तक का मार्ग थोड़ा बहुत चढ़ाव का है।
2000 ईस्वी से लखीमपुर से गाला न जाकर सीधे मंगती जाने का रास्ता बनाया गया है। सभी यात्री आजकल इसी रास्ते से आते जाते हैं, पर यह मार्ग अभी तक अधिकृत नहीं है। यह मार्ग काली नदी के किनारे किनारे जाता है। इस मार्ग से जाने का लाभ यह है कि बिंदा कोटी की 4444 सीढ़ियां चढ़ने से यात्री बच जाते हैं। 27वां दिन फिर से जमीन पर लोगों के सहवास में। आज हम गाला से मंगती तक चलते जाते हैं। वापसी यात्रा का ये अंतिम कैंप है। हर यात्री के चेहरे पर होता है सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न होने का आनंद। यात्रा की थकान के साथ अपने अपने घर पहुंचने का एक अजीब आकर्षण। मंगती में और एक बैच के यात्री आए हुए होते हैं। ये होता है छठा क्रॉसिंग। यहाँ से हम धारचूला तक बस से जाते हैं। यह मार्ग बहुत ही खतरनाक है, पर बस ड्राइवर निष्णात होने से यात्री निश्चिंत से रहते हैं। वां दिन वापसी की यात्रा। आज हम धारचूला से बस द्वारा अल्मोड़ा के लिए रवाना होते हैं। 29वां दिन भारत की राजधानी की ओर। आज हम अल्मोड़ा से बस द्वारा दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। शाम तक हम दिल्ली पहुंचते हैं। आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा से सकुशल लौटे हुए यात्रियों को विदेश मंत्रालय से यात्रा पूर्ति का प्रमाण पत्र लेना होता है। वह प्रमाण पत्र दोपहर तक मिल जाता है। शाम के समय सभी यात्री अपने अपने गांव, शहर, घर जाने निकलते हैं। मालूम नहीं कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, पर कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा में एक आत्म साक्षात्कारी अनुभूति का एहसास होता है। अनुभूत मन का एक अनोखा रूप प्रकृति के सन्निध जाने पर हमारे बौनेपन की हुई प्रतीति। आकाशगामी पर्वत शिखरों की तलहटी में हुआ प्रकृति के विराट रूप का ज्ञान। कैलाश पर्वत के अपूर्व दर्शन से झंझना उठी सहयात्रियों की हृदय वीणाएं। मानसरोवर की अताहता द्वारा यात्रियों के मनों पर डाला गया जादू, इन सब से मिलता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा की सफलता का एक अभूतपूर्व आनंद। प्रकृति लुभाती है, प्रकृति छकाती है, प्रकृति बताती है इंसान को जीने की राह। पता ही नहीं चलता कि प्रकृति देवता के सामने हम कब नतमस्तक हो जाते हैं। हम घर लौटते हैं नए सहयोगियों, नए विचारों और नए साक्षात्कार को साथ लेकर, पूर्णतया नए बनकर, उत्साही बनकर। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ही सुपरिणाम है कि हमारा आज तक का जतन कर रखा हुआ अहंकार विनष्ट हुआ होता है। प्रकृति के प्रति रक्षित घृणाभाव खत्म हो जाता है। नई दृष्टि मिलती है नई अनोखी सृष्टि से। कैलाश मानस का यह चैतन्य स्पर्श हमारे जीवन को चमका देता है, तेजब पुंज बनाता है, जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू।
कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू। देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे। देने वाला देता रहे, लेने वाला लेता रहे, लेते लेते लेने वाला देने वाले के हाथ होवे। मराठी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कवि श्री वींदा करंदीकर जी की ये काव्य पंक्तियां कोल्हापुर के सहज सेवा ट्रस्ट के कार्य की आत्मा है। सहज सेवा ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित प्रथम उपक्रम विविध मेले। हमारा भारत अनेक देहातों कस्बों का देश है। इन देहातों कस्बों में हर साल लगने वाले छोटे मोटे मेलों में से हमारा लोक जीवन समृद्ध होता गया है और ऐसे ही लोक संस्कृति से बल पाकर हमारा भारतीय समाज मजबूत हुआ है, विकसित हुआ है। समूह बनाकर पंढरपुर जाने एवं भगवान के दर्शन कर कृतार्थ होने की भावना से महाराष्ट्र में महान वारकरी संप्रदाय का निर्माण हुआ। पंढरपुर के विठोबा में वारकरी भक्त जैसी अटूट श्रद्धा एवं भक्ति होती है, उसी प्रकार की अटूट श्रद्धा एवं भक्ति श्री ज्योतिबा के भक्तों की श्री ज्योतिबा में होती है। उत्तर कर्नाटक के बीजापुर, हुबली से लेकर समूचे महाराष्ट्र के कोने कोने से श्री ज्योतिबा के दर्शन के लिए लाखों भक्त चैत के मेले में हर साल आते रहते हैं। चिलचिलाती धूप में सैकड़ों मील का सफर करते हुए, पैदल चलते हुए भक्तों के मन का अनुशासन करने वाली शासन काठी कंधों पर ढोते हुए बाजे गाजे के साथ श्री क्षेत्र वाड़ी रत्नागिरी के श्री ज्योतिबा के दर्शन के लिए भक्त लाखों की संख्या में आते रहते हैं। कोल्हापुर से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ पर स्थित यह क्षेत्र दूर दूर तक ख्यात है। श्री ज्योतिबा के दर्शन के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले भक्तों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। श्री ज्योतिबा के पहाड़ पर चैत के मेले में आने वाले भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू करने की हमारे ट्रस्ट की कल्पना 2001 ईस्वी में साकार हुई। ज्योतिबा का मेला मात्र 3 दिन का होता है, पर लगभग 5 लाख भक्त इस तीर्थ क्षेत्र में महाराष्ट्र कर्नाटक के कोने कोने से आते हैं। कोई 3 पत्थर का चूल्हा जलाकर खाना पका रहा है तो कोई पैसा देकर भी होटल वाले ने अच्छा भोजन नहीं दिया ऐसे शिकायत कर रहा है। तीर्थ स्थलों में अक्सर ऐसा ही होता रहता है। हमारे ट्रस्ट ने भक्तों की सेवा एवं सुविधा के विचार से ही यहां अन्न क्षेत्र शुरू किया। इस सत्कार्य में हमें अनेक मित्रों, सहयोगियों से सहायता मिलती है। गाय मुख के पास 10,000 चौरस फीट विशाल मंडप बनाया जाता है। मेले में आए लाखों भक्तों को दाल भात, आलू की सब्जी, चौलाई का साग, बूंदी, शिरा, छाछ और जिनका उपवास होता है उन्हें साबूदाना खिचड़ी जैसा शुद्ध एवं ऊंचे दर्जे का महाप्रसाद दिया जाता है। महाप्रसाद के साथ साथ चाय का भी प्रबंध किया जाता है। हमारे ट्रस्ट के सभी विश्वस्त तथा उनके अनेकानेक मित्र मेले में आए हुए सभी भक्तों का महाप्रसाद का लाभ उठाने की विनम्र प्रार्थना करते रहते हैं। शुद्ध पानी की बड़ी बड़ी टंकियां, निष्णात रसोइये, विस्तीर्ण मंडप, कार्यकर्ताओं का नियोजन पूर्वक सुप्रबंध आदि के कारण अन्न क्षेत्र के प्रथम प्रयत्न में ही 2000 ईस्वी में हम सफल बने। ज्योतिबा के पहाड़ पर भक्तों को मुफ्त में भोजन देने का ये पहला ही प्रयत्न था। दूर दराज से आने वाले भक्तों को इसका पता ही नहीं था, तो भी पहले साल 22,000 यात्रियों ने इस अन्न क्षेत्र का लाभ उठाया। ट्रस्ट के इस कार्य की सबने भरी भूरी प्रशंसा की और शुभेच्छाएं भी दी। दूसरे वर्ष यानी 2001 के चैत के मेले में लगभग 51,000 भक्तों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। सावन के तीसरे सोमवार के दिन ज्योतिबा के भक्त ज्योतिबा की पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 से 15,000 भक्त इस परिक्रमा में शामिल होते हैं। परिक्रमा करते समय भक्तगण 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पूजा अर्चा करते हैं। सवेरे 9 बजे परिक्रमा की शुरुआत होती है और वो शाम 4 बजे समाप्त होती है। भक्तगण इस दौरान कहीं नहीं बैठते हैं, बस चलते ही रहते हैं। 2001 से
परिक्रमा में शामिल सभी भक्तों को साबूदाने की खिचड़ी और चाय देने का प्रारंभ किया गया। सभी भक्तों ने खड़े खड़े ही ट्रस्ट की सेवा का आनंद से स्वीकार किया। सेवाभावी सहज सेवा ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित दूसरा उपक्रम। सहज सेवा ट्रस्ट के ही सहयोग से कैलाश मानसरोवर यात्री संघ, इस संस्था की स्थापना 2001 ईस्वी में की गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में लोगों के मन में जो भ्रम एवं गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर कर सत्य स्थिति बताने के उद्देश्य से सहज सेवा ट्रस्ट द्वारा कैलाश स्पर्श नामक एक सचित्र मराठी पुस्तक प्रकाशित की गई है। इससे कैलाश यात्रियों को वहां का भौगोलिक वातावरण, वैद्यकीय सेवा, अत्यावश्यक अर्जियों एवं प्रमाण पत्रों की पूर्ति, शासकीय नियम, तापमान, यात्रा में बरतने की सतर्कता आदि की पूरी और सत्य जानकारी मिलती है। इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर, विस्तृत स्तर पर महाराष्ट्र में यात्रियों द्वारा किया गया ये एक जनोपयोगी एवं अभिनव उपक्रम है। साहस की, पर्यटन की, एक नया जीवन अनुभव करने की, कैलाश के दर्शन की इच्छा रखने वालों की सहायता करने की हमारे ट्रस्ट की सदिच्छा है। इस अनमोल पुस्तक का नाम मात्र मूल्य 400 रुपया रखा गया है। सिर्फ मराठी में ही नहीं, भारत में किसी भी भाषा में ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने वहां के कई दृश्य अपने कैमरों में बंद किए थे। सुंदर, रोमांचकारी एवं बोधप्रद ऐसे 160 फोटो हमने कैलाश मानस फोटो प्रदर्शनी के लिए चुन लिए। इस प्रदर्शनी द्वारा लोगों को यात्रा के मार्ग का, वहां की प्राकृतिक सुंदरता का, लोक जीवन का, सभी कैंपों का, अलग अलग पर्वत राशियों का, कैलाश मानसरोवर के अनेकानेक चित्ताकर्षक दृश्यों का सहज परिचय हो जाता है। कोल्हापुर में लगभग 25,000 लोगों ने इस प्रदर्शनी का लाभ उठाया, तो पूना के लगभग 35,000 लोगों ने यही प्रदर्शनी देख संतोष प्रकट किया। यह प्रदर्शनी इचलकरंजी, सांगली, मिरज, कराड़, सातारा, रत्नागिरी, औरंगाबाद, नासिक एवं नागपुर में भी लगाई गई थी। सभी स्थानों के लोगों ने प्रदर्शनी देखकर तारीफ के पुल बांधे। आपसे विनम्र प्रार्थना है, हमारे सेवाभावी ट्रस्ट की आप भी सहायता करें। आप जैसों की सहायता से ये तथा अन्य समाजोपयोगी उपक्रम कार्यान्वित होंगे, सफल होंगे। जो सज्जन किसी भी रूप में हमारे ट्रस्ट की छोटी बड़ी सहायता करना चाहते हों, वे इस पते पर फोन पर संपर्क करें। सहज सेवा ट्रस्ट, 398 ई वार्ड, आशीष चेंबर्स, बसंत बहार सिनेमा के सामने, शाहूपुरी, कोल्हापुर। फोन नंबर कोड 0231। फोन नंबर है 2665755।